गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। सभी बच्चे जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। सभी बच्चे जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी बच्चे जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे। आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी का। सभी बच्चे जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे। कल हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। सभी बच्चे जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। सभी बच्चे जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम अब आज हम पढ़ने वाले हैं भूमि एवं मृदा, भूमि मृदा जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन एवं संसाधन। ठीक है, आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। सभी बच्चे कॉन्सेंट्रेशन से रखिएगा। ठीक है, आज कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले इसमें से। एक मिनट में स्क्रीन इधर कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है बच्चों, एक मिनट रुकेंगे सभी। जी, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव में मांबा पानी के लिए शीघ्र उठती है। ठीक है, एक मिनट देखेंगे क्या बोल रहा है। तंजानिया के एक छोटे गांव में मांबा पानी के लिए शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। ठीक है, एक स्टोरी बताइए। इसमें हम उस स्टोरी को पढ़ने वाले हैं। किस तरीके से स्टोरी से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती मिलती है, हम उसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या कहा गया है कि मांबा पानी के लिए क्या शीघ्र उठती है, उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियां भाइयों भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके परिवार के पास उनकी झोपड़ी में चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मांबा के पिता कठिन परिश्रम के बाद कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, फिर भी यहाँ उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है। कहाँ रहता है पीटर? जो न्यूजीलैंड का मध्यवर्ती भाग उसमें रहता है। आगे पढ़ेंगे। जहाँ उसका परिवार ऊन प्रकरण करने का कारखाना चलाते हैं। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। ठीक है, वहां नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैदिक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां उगाता है। ठीक है, यह करते हैं जैविक कृषि, आयन मीन्स बायोलॉजिकल एग्रीकल्चर। ठीक है, बायो एग्रीकल्चर द्वारा क्या करते हैं, ये सब्जियां उगाते हैं। मांबा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं। ठीक है, मांबा कहाँ रहते हैं? तंजानिया में। और पीटर रहते हैं न्यूजीलैंड में। विश्व के दो स्थानों में रहते हैं। उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यहाँ विभिन्न भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पतियां, प्राणी और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य इस प्रकार के संसाधन की उपलब्धता है। ठीक है, दोनों जहां रहते हैं उन दोनों में क्या क्या भिन्नता दिखाई दे रही है आपको? जो भूमि की गुणवत्ता आपको, ठीक है, यहाँ दिख रहा है आप सभी को, देखेंगे सभी। जो भूमि की गुणवत्ता है न्यूजीलैंड की और हमारी तंजानिया की भूमि की गुणवत्ता, उसमें डिफरेंस है। मृदा में डिफरेंस है, जल में डिफरेंस है, प्राकृतिक वनस्पति में डिफरेंस है, प्राणियों में डिफरेंस है और टेक्नोलॉजी जो उपयोग करते हैं वहां पे डिफरेंस है। ठीक है, तो दोनों क्षेत्रों में क्या है, दोनों क्षेत्रों में अपना 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 फर्क है बच्चों। ठीक है, सॉरी सर्दी हो गई थोड़ा। आगे देखेंगे हम। देखिए क्या कहा गया है। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे भूमि के बारे में। ये ऑस्ट्रेलिया का मैप दिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी जगह है? ये साल्जबर्ग। ठीक है, साल्जबर्ग दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। आगे देखेंगे हम भूमि।
सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। ठीक है, जो मुख्य प्राकृतिक संसाधन है उसमें क्या है, भूमि शामिल है। भूपृष्ठ के केवल भू सॉरी भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। ठीक है, जो हमारा 30% भाग क्या है, हमारा 30% भाग भूमि है। ठीक है, 30% भाग भूमि है। यही नहीं, उस थोड़े से प्रतिशत के सभी भाग आवास योग्य नहीं है। ठीक है, इस 30% में भी क्या है, पूरा आवास रहने योग्य भूमि नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, भूमि के कारण भूमि और जलवायु, अगर इसमें विभिन्न लक्षण पाए जाते हैं तो क्या होता है, विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण भी आपको असमान पाया जाएगा। ठीक है, जनसंख्या में हमें भूमि और उसका जो जलवायु है ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। ठीक है, जलवायु लोगों की जनसंख्या के लिए ये दो चीजें फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट करती है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वत के तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदान और नदी घाटिया में कृषि के लिए उपयुक्त तो भूमि उपलब्ध होती है। ठीक है, मैदान में क्या होती है, मैदान और जो हमारा नदी है। ठीक है, मैदान और नदी यहाँ क्या होती है, नदी घाटियों में क्या होती है, कृषि के लिए उपयुक्त तो भूमि होती है। क्योंकि क्या होता है, जो नदी अपने साथ क्या लेके आती है, गाद लेके आती है। ठीक है, वो मृदा लेके आती है, सुपीक मृदा जहाँ पे कृषि कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से नदी लेके आती है तो यहाँ पे इस तरीके से जमा होता है। ठीक है, जो भूमि के नदी के बाजू में, तो ये जमीन कैसे होती है, ये भूमि कृषि योग्य बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। देखिए आगे देखेंगे, इसलिए यह स्थान विश्व के सघन सघन बेस क्षेत्र में है। ठीक है, सघन बसे क्षेत्र में है। भूमि उपयोग के बारे में जानेंगे। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों एवं उद्योगों की स्थापना। ठीक है, भूमि का उपयोग किस तरीके से किया जाता है, एक तो कृषि के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरा वानिकी के लिए किया जाता है, जो वाणिज्य होती है हमारी। तीसरा क्या होता है, खनन के लिए किया जाता है। चौथा सड़कों के लिए किया जाता है। पांचवा उद्योग की स्थापना, इंडस्ट्रिया कहाँ स्थापन होगी उसके लिए किया जाता है। साधारण इसे भूमि उपयोग कहते हैं। ठीक है, साधारण इसे क्या कहते हैं, भूमि उपयोग। इसे हाईलाइट कर लेंगे आप, आईएमपी है। क्या आप मांबा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखेंगे। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, भूमि का उपयोग किसके तरीके से किया जाता है, भौतिक कारक। क्योंकि हमें जो हमारे फिजिकल फिनोमिना है, ठीक है, जो फिजिकल फैक्टर है हमारे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं भूमि के लिए। ठीक है, क्योंकि भूमि कैसी होनी चाहिए, उसकी स्थलाकृति कैसी है, उसकी मृदा कैसी है, वहां की जलवायु कैसी है, खनिज और जल की उपलब्धता कैसी है, ये बहुत मैटर करता है भूमि का उपयोग करने के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी की भूमि का उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। ठीक है, जो हमारे मानवीय कारक है उसमें कौन कौन से, हमारे जनसंख्या, प्रौद्योगिकी, भूमि, प्रौद्योगिकी, भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। ठीक है, भूमि को दो तरीके से बांटा जाता है, एक तो सामुदायिक भूमि या फिर निजी भूमि। तो निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है। जैसे निजी भूमि पे अगर आपका ये प्लॉट है तो ये आपकी निजी भूमि है। ठीक है, अगर ये समुदाय की भूमि है तो ये सामुदायिक भूमि कहलाती है। ठीक है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सामुदायिक संपत्ति को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव क्या करती है, बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। ठीक है, लोगों ने क्या किया है, अगर जनसंख्या बढ़ रही है
तो भूमि की उपलब्धता क्या हो रही है? अगर जनसंख्या बढ़ेगी, ये भूमि है, यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, तो ये भूमि की उपलब्धता क्या होगी? सीमित होगी, ठीक है, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं। उसी के अनुसार क्या होगी? जो भूमि की गुणवत्ता, उसमें अंतर आना स्टार्ट होगा। यहाँ पे लोग क्या करेंगे? हमारे व्यापारिक क्षेत्र बनाएंगे, यहाँ नगर बनाएंगे, रहने योग्य घर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में क्या करेंगे? अगर ग्रामीण क्षेत्र होगा तो यहाँ कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। आज भूमि आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है, ठीक है। पर्यावरण के लिए क्या क्या खतरा है? अगर भूमि का हम निम्नीकरण करते हैं तो उससे क्या होगा? भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, ये क्या है? पर्यावरण के लिए बहुत खतरा है, ठीक है। इसे हाईलाइट कर लेंगे आप सभी, इतना पोर्शन। देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखिए पहले क्या है? रहने कृषि योग्य, यहाँ पे घर दिख रहा है आपको, ये इंसान कृषि करने जा रहा है, यहाँ कृषि हो रही है, यहाँ भेड़ बकरी है। फिर क्या हुआ? लोगों ने रास्ते बनाए प्रॉपर, यहाँ पे इस घर के जगह ग्रामीण क्षेत्र जैसे घर बने, यहाँ बैलगाड़ी की जगह क्या आया? ट्रैक्टर आया, बराबर है, ये खेती इस तरीके से हुई। फिर इसी की जगह क्या हुआ? यहाँ पे रास्ते बने प्रॉपर, डांबरीकरण हुआ, वहां पे क्या आई? बैलगाड़ी की जगह गाड़ियों से लोग घूम रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर पक्के मकान बन गए, गाड़ियां घूम रही है। कृषि योग्य खत्म जमीन होकर क्या हो रही है? इस तरीके की जमीन आ रही है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं प्रॉपर, यहाँ शहरीकरण दिख रहा है आप सभी को प्रॉपर, यहाँ प्रॉपर शहरीकरण हो चुका है कृषि योग्य भूमि का। इस तरीके से भूमि का स्थानांतरण हो जाता है, ठीक है। अब भूमि संसाधन का संरक्षण, बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है? अगर जनसंख्या बढ़ रही है और उनकी मांग के कारण क्या हो रहा है? जो हमारी वन भूमि है और कृषि योग्य भूमि है, उनका क्या हो रहा है? बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है? प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो रहा है। इससे आपको क्या हो रही है? ताजा फ्रेश हवा नहीं मिलेगी, ठीक है। देखेंगे, इसलिए विनाश की दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वनरोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग का अतिचरण पर रोक आदि भूमि के संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। मृदा के बारे में जानेंगे हम। पृथ्वी के पृष्ठ दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। मृदा क्या कहलाती है? पृथ्वी के पृष्ठ दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। इस तरीके की है, ये हमारी पतली परत कहलाती है, इसे मृदा कहलाते हैं। भूमि के निकटता से जुड़ी हुई है, ठीक है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थ। मृदा का निर्माण किससे होता है? चट्टानों से प्राप्त खनिज, जैव पदार्थ। भूस्खलन को, एक मिनट आगे देखेंगे हम, यहाँ पढ़ लेंगे। पहले भूस्खलन के बारे में देखिए। भूस्खलन को सामान्य रूप से क्या? सैल, मलबा या ढाल गिरने वाली चट्टानों के वृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। जो हमारी लैंडस्लाइड होती है, भूस्खलन मीन्स क्या है? लैंडस्लाइड, ओके। जो हमारा भूस्खलन होता है उससे क्या है? उसका सामान्य रूप शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। भूकंप, बाढ़ और जल ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी विभाग में भूस्खलन एक और मुख्य विस्तृत रूप से फैली आपदा है जो जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है। चिंता का एक मुख्य विषय है, ठीक है। ये क्या है? एक चिंता का बहुत मुख्य विषय है, आप ये पढ़ लेंगे। एक वस्तु स्थिति क्या है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम। यहाँ देखिए आप, वनस्पति को डिफाइन किया है। ये क्या? हमारे घास, ये घास कहाँ से स्टार्ट होती है? ये हमारी जनक चट्टाने है, ठीक है। उसके ऊपर क्या है? हमारी ये अपक्षित चट्टाने है जो पहाड़ों से ऐसे इस तरीके से आती है, अवसादी चट्टान कहलाती है। इसके ऊपर क्या है? बालूगाद क्ले, ये हमारी क्या? बालूगाद के, और ये हमारी ह्यूमस वनस्पति घास ऊपरी मैदान, इस तरीके से होता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम। अपक्षय क्या कहलाता है? तापमान परिवर्तन, तापमान परिवर्तन, तुषार तुषार क्रिया, पौधे, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावरित शैलों का टूटना और क्षय होना, ये कहलाता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। भूमि पर पाए जाने वाली खनिजों से होता है, जो हमने ऊपर में पढ़ा है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है।
खनिज और जैव पदार्थों को सही मिश्रण में मृदा उपजाऊ बनाती है। ठीक है, खनिज और जैव पदार्थों का अगर सही मिश्रण होता है तो मृदा को क्या करती है, उपजाऊ बनाती है। ठीक है, इसी से क्या होती है, हमारी मृदा उपजाऊ बनती है। आगे पढ़ेंगे मृदा को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, मृदा में क्या क्या प्रकार पाए जाते हैं। देखिए, जलवायु, तापमान, वर्षा अपक्षय, ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। मृदा क्या करती है, जो हमारी जलवायु है, तापमान है, वर्षा अपक्षय है और मीन्स वर्षा और अपक्षय होती है, और हमारा ह्यूमस निर्माण है, उसकी दर को क्या करता है, प्रभावित करता है। और क्या करता है, जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को क्या करती है, मृदा निर्धारित करती है। उसके बाद जानेंगे हम ये उच्च वच, तुंगता और ढाल ढाल मृदा के संचय को क्या करती है, निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। आगे पढ़ेंगे समय, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे मृदा निर्माण के कारक। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, जो जो मैंने बताया, इतना डिटेल, इतना इंफॉर्मेशन है नहीं, आपको बस एक स्टोरी स्टोरी जैसा ये चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि उतना डिटेल में इसमें कुछ है नहीं उतना ये चैप्टर में। ठीक है, जो हमें प्रीलिम्स और मेंस के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो। अभी आ रहा है मृदा के कारक, ये थोड़ा हमें इंपॉर्टेंट है थोड़ा, तो इस पे ध्यान देंगे आप सभी। मृदा निर्माण के कारक ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इस पे ध्यान देंगे सभी। देखिए, मृदा निर्माण के कारक क्या क्या बताया गया मृदा निर्माण के कारक में। मृदा निर्माण के मुख्य कारक क्या है, जनक शैल, जनक शैल। ठीक है, जनक शैल का स्वरूप जलवायविक कारक है। ठीक है, जलवायविक कारक है इसका। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय, यह है। ठीक है, मृदा निर्माण के कारक क्या है, जनक शैल है, अगर उसका स्वरूप क्या है, जलवायु की कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक कौन कौन से, स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के, जो हमारी मृदा निर्माण है उसके संगठन, मीन्स इस तरीके से जो संगठन होता है इसका लगा समय। ठीक है, अलग अलग स्थानों में यह भिन्न भिन्न हो सकता है। क्रियाकलाप जानेंगे। भारत में जलोढ़, लाल, काली, लैटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदा है। ये याद रखना है आपको, मृदा के प्रकार, ये मृदा के प्रकार आपको याद रखना, हाईलाइट करेंगे आप, मृदा प्रकार हाईलाइट कर लेना आप सभी को। ठीक है, आगे पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की मृदा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मृदा का क्या है, निम्मीकरण और संरक्षण के उपाय आगे पढ़ेंगे। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य क्या है, खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का क्या होता है, निम्मीकरण होता है। जो हमारा मानवीय कारक है और प्राकृतिक है, वो दोनों ही कारक क्या है, हमारे मृदा का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वन उन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का क्या अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की क्या है, कुछ विभिन्न प्रकार जानेंगे। मल्च बनाना क्या होता है, पौधे के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे घास फूस से ढक जाते हैं, इसे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। ठीक है, इससे क्या होती है, मृदा की आर्द्रता रुकी होती है। ये देखिए, आप दिख रहा है आप सभी को, इसे देखेंगे आप, ये मल्च बनाती है। क्या लिखा है, पौधे के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे घास फूस से ढक जाती है। ठीक है, ये घास फूस से ढक गई है, ये समुच्चय रेखा है। ठीक है, ये विधि का फॉर्म है। ये हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उस तरीके की विधि का कृषि होती है, वहां विधि का कृषि की जाती है। आगे पढ़ेंगे हम वेदिका फार्म चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं, ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। ठीक है, इससे भूपृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। अगर इस तरीके से ढाल में हमारा पर्वत होता है तो इस क्षेत्रों में क्या होती है, इस तरीके से कृषि की जाती है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे कृषि की जाती है, इस तरीके से। ठीक है, अब हम देखेंगे समुच्चयीय जुताई, ये क्या होता है, ये एक पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखलाई, तटीय प्रदेश, शुष्क प्रदेश। ठीक है, क्या है, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं,
ताकि मृदा आवरण को क्या किया बचाया जा सके। ठीक है, आगे देखेंगे हम समोच्चरीय रेखाएं। ठीक है, समोच्च रेखीय समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों घास के मैदानों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, इस पे पत्थरों और घास के मैदानों का उपयोग किया जाता है। इसको हाईलाइट कर लीजिए, सभी हाईलाइट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, रुदिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइया बना जाते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं आप सभी को। चट्टान बांध, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा को क्षति से रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगाई जाती है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। आगे देखेंगे जल। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग क्या है, जल जल से ढका है। इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ था, सबसे पहले जीवन महासागर में ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है, महासागर में क्या हुआ था, हमारा जीवन प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग से ढका हुआ है। ठीक है, महासागर क्या है, पृथ्वी की 2/3 भाग से ढका हुआ है। विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों और जल लवणीय मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, जो हमारा महासागर का जल है वो क्या है, लवणीय है, वो मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों। ठीक है, अलवन जल केवल 2.7% है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमनदियों के रूप में अंटार्कटिक, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। ठीक है, जो 70% भाग है वे कहाँ पाया जाता है, बर्फ की चादरों में, हिमनदियों के रूप में, आर्कटिक में, अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। ये अपनी स्थिति के कारण मनुष्य की पहुंच के बाहर है। ठीक है, ये क्या है, ये ठंडे जगहों में, इससे क्या है, ये मनुष्य की स्थिति से पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवन के जल उपलब्ध है, वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। ठीक है, केवल 1% जल क्या है, पीने योग्य है हमारा। यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। ये 1% जल कहाँ कहाँ उपयोग में है, ये हमारा भौम भूमि जल में है, ये नदियों में है, झीलों में है, और हमारे भूमिगत भूमिगत रूप में पाया जाता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। देखिए, इसलिए अलवनीय अलवनीय जल को अलवनीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और नहीं घटाया जा सकता। इसकी कुल मात्रा क्या होती है, स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्राप्त प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वहां की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों के द्वारा चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। ठीक है, यह क्या होती है, चक्रण द्वारा वापस चलती रहती है। ठीक है, इस प्रकार ये क्या होती है, वाष्पीकरण होता है, वर्षण होता है, वहां की प्रक्रिया द्वारा यह महासागरों, वायु और भूमि और पुनः महासागरों के चक्रण में क्या होती है, घूमती रहती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, जल चक्र कहा जाता है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आगे देखेंगे, मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न करके केवल पीने और धुलाई में ही इसका उपयोग करता है। वह उत्पादन की प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि जल कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशय के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कृषि में किया जाता है, पानी पीने में किया जाता है, धुलाई में किया जाता है, तथा क्या किया जाता है, बांधों के जलाशय के माध्यम से क्या किया जाता है, विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यहाँ लिखा है विद्युत उत्पादन। जल स्रोतों के सूखने और जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर बेहतर होता जीवन स्तर है। ठीक है, जो हमारा पानी का जल स्तर है वो कम क्यों हो रहा है, उसका मुख्य कारण है हमारी बढ़ती जनसंख्या, जो पानी का ज्यादा कंजप्शन करती है। उससे क्या होता है, भोजन बनाने में ज्यादा पानी लगता है। उससे नकदी फसलों में बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर जीवन। ठीक है, बेहतर जीवन स्तर, इससे पानी की क्या उपलब्धता हमें कम हो रही है। अब उपलब्धता की समस्या के बारे में जानेंगे।
विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। ठीक है, विश्व के कई प्रदेशों में क्या है, जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग के उत्तर और पश्चिम में मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवनीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है। ठीक है, कौन कौन सा देश है हमारा, एशिया कर रहा है, अफ्रीका कर रहा है, उसके बाद पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा है, उत्तर पश्चिम मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका, यह जल की आपूर्ति का सामना कर रहा है। यह देश जलवायु प्रदेशों में स्थित है, ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है। ठीक है, 30 डिग्री क्षेत्रों में होता है। ठीक है, ये 30 डिग्री प्रदेशों में। आगे पढ़ेंगे हम, आगे देखिए, इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के फलस्वरूप, विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है। अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। जल संसाधनों का संरक्षण, ठीक है, जो हमारे जल संसाधन है उनका संरक्षण जानेंगे। आज विश्व के आज विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के लिए, मीन्स गायब होते, ठीक है, लुप्त हो रहा है, संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयोग बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायन का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्त्राव जल के प्रमुख संदूषक में शामिल है। इसमें शामिल नाइट्रेट, आगे पढ़ेंगे, यहाँ हाईलाइट करेंगे आप, इसमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इसमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्त्राव को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, जल प्रदूषण किससे नियंत्रित किया जा सकता है, अगर आप क्या करते हैं, जल निकायों को छोड़ने से क्या होता है हमारा जल प्रदूषण, एक मिनट, जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्त्राव को उपयुक्त विधि से शोधित कर, हमें इसके लिए क्या करना है, उपयुक्त विधि शोधित करनी है। उससे क्या होगा, जल प्रदूषण क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, वन और अन्य वनस्पति आवरण धारा तलीय प्रवाह को मंद कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे वन है और वनस्पति है उसके आवरण क्या कर सकते हैं, जो हमारा धारातली, जो धरती का प्रवाह पानी का, उसको मंद कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। ठीक है, जो हमारा जल संग्रहण, जो पृष्ठीय जल पृष्ठ है, ठीक है, उसको बचाने की क्या हमारी दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलों से सिंचाई करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से स्प्रिंकल इसे कहते हैं, देखेंगे आप सभी, ये स्प्रिंकल होता है। ठीक है, इससे सिंचाई करनी चाहिए, ये बताया गया है। आगे देखेंगे हम बच्चों, आगे देखेंगे, स्प्रिंकलर से सिंचाई करनी चाहिए, एक मिनट, ठीक है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत ही उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, इससे क्या किया जा सकता है, इससे हमारा जो जल है उसको संशोधित किया जा सकता है और उसको संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, इसको पढ़िए। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, यहाँ स्टोरी दी हुई है। ठीक है, यहाँ इतनी स्टोरी दी हुई है, यहाँ से पढ़ेंगे हम। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकर क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। इसे हाईलाइट करेंगे आप। जैव मंडल क्या है हमारा, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकर क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम, जैव मंडल कहते हैं। इसे हाईलाइट कर लीजिए सभी।
सभी बच्चे हाईलाइट कर लेंगे। अब आगे पढ़ेंगे हम। जैव मंडल में सभी जीवित, ध्यान देंगे, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। इसे भी हाईलाइट कर लेंगे सभी, इतना पोर्शन। ठीक है, सभी जीवित और जातियां क्या करती है, जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित है और एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। ठीक है, वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे इन्हें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए हम आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, भूमिगत मेखला के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लेंटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। पौधे के असंख्य उपयोग है, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। वन्य जीव के अंतर्गत क्या आता है, जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय रूप में। देखिए, वन्य जीव के अंतर्गत जीव, जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय रूप में आते हैं। उनमें हमें उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है। यह आपको याद रखना है, किंगफिशर। ठीक है, ये पक्षी याद रखना है, किंगफिशर। आगे पढ़ेंगे हम। फूलों के परागण में मदद करती है, परितंत्र के अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है, अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है, पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़ा हो अथवा छोटे, सभी पारितंत्रिक के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। ठीक है, अगर जीव बड़ा भी है या छोटा भी है तो वो पारितंत्र बनाने के लिए क्या है, महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। ये देखिए, घास, घास स्थल ये हमारी, और ये वन स्थल। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप में तापमान, आर्द्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, वनस्पति की वृद्धि किस पर निर्भर करती है, तापमान और आर्द्रता। मीन्स हमारा पानी कैसा होगा, हमारा तापमान कैसा होगा, वर्षा कैसी होगी, इस पर। विश्व की वनस्पतियों के मुख्य प्रकारों को चार भागों में रखा जाता है, वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। ठीक है, आप देखेंगे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। यह आपको बताया मैंने, त्रिस्तरीय वन वगैरह आपको पता है, वर्षा वन। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता में कमी होती है, वैसे वैसे वृक्षों का आकार एवं उनकी सघनता कम हो जाती है। ठीक है, ये हाईलाइट कर लेंगे आप। क्या होता है, जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार, उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं। ठीक है, जो कम वर्षा वाला क्षेत्र हो, मीन्स हमारा रेगिस्तान, उसमें क्या होती है, हमारी कंटीली झाड़ियां व गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधे की गड़ी पौधे की जड़ें गहरी होती है। वाष्पो उत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए। ठीक है, जो क्या होता है, देखिए, इस प्रकार से जो हमारी वाष्पो उत्सर्जन है, वाष्प उत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली हो जाती है। आपको बताया मैंने, पेड़ों की जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन वाला था उसमें बताया था मैंने, शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस एवं लाइकेन सम्मिलित है। पिछली दो शताब्दियों में पिछली दो शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय से कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों में वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर के वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन को संरक्षण की तुरंत क्या आवश्यकता है। आगे पढ़ेंगे हम। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव संरक्षण। वन हमारी क्या है, संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। पौधे क्या करते हैं, जो जंतु है उनको आश्रय प्रदान करते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ पारितंत्र को भी क्या करते हैं,
असुरक्षित अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अगर मानव हस्तक्षेप होता है और जल परिवर्तन होता है, उससे क्या होगा, जो पौधे और जंतु है उनके प्राकृतिक आवास क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, उनके प्राकृतिक आवास क्या हो जाते हैं, हमारे नष्ट हो जाते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित एवं संकटापन्न पाए जाते हैं, कुछ लुप्त होने के कगार पर है। ये हमारा एंडेंजर स्पीसीज, इसको याद रखना है आपको। संकटापन्न ये शब्द याद रखना है। असुरक्षित याद रखना है, मीन्स हमारे एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। वन उन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक है। मानव और प्राकृतिक कारण कौन कौन से, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और मुख्य में से कुछ मानव एवं प्राकृतिक कारण है, जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या बढ़ाना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में क्या आई है, तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए क्या है, जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शतुरमुर्ग और मोर है। इनका संरक्षण क्या किया जाता है, जागरूकता बढ़ाकर इनका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए। इतना इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लीजिए। आगे पढ़ेंगे हम। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियां, झीलों एवं आर्द्र भूमि का संरक्षण क्यों किया जाता है, मूल्य संसाधन को नष्ट होने से बचाने के लिए इनका संसाधन किया जाता है। ये ब्लैक बैक है हमारा, ठीक है, ये ब्लैक बैक है, इसका इसकी सुरक्षा की आवश्यकता है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम। दानावल, यदि प्रजातियों की सापेक्ष जनसंख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण क्या है, पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलाप से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवास में उथल पथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वो क्या हो गए, विलुप्त हो गए बच्चों, या विलुप्त होने के कगार पर है। ये याद रखना है, विलुप्त होने। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे जैसे सामाजिक, वाणिज्यिक वनोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंप को ले जाने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। भारत में शेर, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर मारना अवैध है। ठीक है, इनको क्या किया गया, अवैध है। बहुत से देशों में पक्षियों को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध कुछ लॉ भी है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम। एक इंटरनेशनल मीन्स अंतरराष्ट्रीय परिपाटी CIE, ठीक है, क्या है हमारा CITES, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना की स्थापना की गई है, जिससे प्राणियों और पक्षियों को अनेक जातियों की सूची तैयार की गई है। ठीक है, जिससे क्या कि ये प्राणी और ये हमारा चीतलों का झुंड है। देखिए चीतलों का झुंड, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, अनेक प्रजातियां उनकी सूचियां तैयार की है। ठीक है, सभी पक्षी और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधे और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का क्या है, नागरिक का कर्तव्य है। ठीक है, ओके, तो ये एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर का जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आपको जो जो इंपॉर्टेंट बताया उसको हाईलाइट कर लेना अपनी बुक में। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। जय हिंद, रिवाइज कीजिएगा। ठीक है।